खामोशी। ये मकबरे की सामान्य रहस्यमयी खामोशी नहीं थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जिसमें एक हारा हुआ विद्वान, एक ब्रह्मांडीय सीईओ और एक सदियों पुराना रक्षक, तीनों अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे। और उन सब के बीच हवा में एक अनकहा खतरनाक सवाल तैर रहा था, जिसका केंद्र वह लाल धड़कता हुआ इंजेक्टर था। अनिका ने क्षेत्रपाल की आंखों को देखा। वे आंखें जो हमेशा शांत, किसी गहरी झील की तरह स्थिर रहती थीं, उनमें आज एक तूफान था। एक ऐसी पहचान का तूफान जिसमें दर्द, गुस्सा और एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही व्यक्तिगत कहानी छिपी थी। आयला, ये तो फुल ऑन ड्रामा है। अनिका का दिमाग किसी हाई स्पीड ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। ये मेरा साइलेंट डार्क नाइट इस छोटे से इंजेक्शन को ऐसे क्यों देख रहा है जैसे इसने अपना खोया हुआ बटुआ देख लिया हो, जिसमें इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो था। वॉट लग गई। ये चीज जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम। क्षेत्रपाल की गहरी आवाज उस कक्ष में पहली बार एक अनियंत्रित भावना के साथ गूंजी। तुमने इसे कहां से पाया? यह सवाल अनिका से नहीं था, यह उस इंजेक्टर से था। आचार्य प्रद्योत, जो अब तक जमीन पर एक हारे हुए ज्वारी की तरह बैठे थे, ने इस अजीब तनावपूर्ण बातचीत को देखा और उनकी बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। ये एक दिव्य परीक्षा है, अनिका ने जल्दी से कहा, स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए। यह परीक्षा नहीं है, क्षेत्रपाल ने उसकी बात काट दी। उसकी नजर अब भी उस लाल वस्तु पर थी। ये एक हथियार है, एक जहर, एक ऐसी चीज जिसे बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। जहर? हथियार? अनिका के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मुझे तो इसने बताया था कि यह एक उत्प्रेरक है। ये तो सीधा टर्म्स एंड कंडीशंस बदलने वाली बात हो गई। ये तो उस सेल्समैन जैसा है जो पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचता है और बाद में बताता है कि इसमें मरने वाला क्लॉज शामिल नहीं है। वह समझ गई। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक रहस्य था और आचार्य प्रद्योत इसका गवाह था। उसे इस स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाना था। वह प्रद्योत की ओर घूमी और उसकी आंखों में अब कोई सहानुभूति नहीं थी। उसमें एक सीईओ की ठंडी अंतिम चेतावनी थी, जो एक ऐसे कर्मचारी को देख रहा हो जिसने कंपनी के सबसे बड़े रहस्य को देख लिया है। आचार्य, उसने अपनी आवाज को बर्फीला बनाते हुए कहा, आज रात तुमने कुछ नहीं देखा। तुम मकबरे में कभी नहीं आए, तुम परिषद से कभी बाहर नहीं गए, तुम अपने कक्ष में एक बुरे सपने से जागे हो, समझे? प्रद्योत ने डर के मारे जल्दी जल्दी सिर हिलाया। और अगर, अनिका उसके चेहरे के और करीब झुकी, इस रात का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से बाहर निकला तो मैं तुम्हें उस आत्मा परीक्षक से मिलवाऊंगी, व्यक्तिगत रूप से। और मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम परीक्षा पास कर पाओगे। ये एक ऐसी धमकी थी जिसने प्रद्योत की आत्मा तक को कंपा दिया। अब जाओ, अनिका ने आदेश दिया, और याद रखना, तुम्हारी परछाई भी अब से मेरी निगरानी में है। प्रद्योत किसी डरे हुए चूहे की तरह उठा और लगभग भागता हुआ उन सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अब कक्ष में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अनिका और क्षेत्रपाल। तो अनिका ने कहा, उस इंजेक्टर को अपनी ओर करते हुए, लगता है हमारे बीच एक बहुत ही जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पेंडिंग है। क्या अब आप मुझे बताएंगे कि यह जहर क्या है? क्षेत्रपाल ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी पुरानी दर्दनाक याद को फिर से जी रहा हो। यह राग अस्त्र है, उसने धीरे से कहा। राग मतलब आसक्ति, लालसा, अनियंत्रित भावना। यह आत्मा को संक्रमित करता है, उसने समझाया। ये किसी व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे बड़े डर को 1000 गुना बढ़ा देता है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति को पागल बना सकता है, एक शांत व्यक्ति को हिंसक बना सकता है, और एक देवता को एक दानव बना सकता है। अनिका ने उस लाल वस्तु को घूरा। बाप रे, मतलब यह आत्मा का स्टेरॉइड है, चेतना का विकास या विनाश। उसने क्षेत्रपाल के पुराने शब्दों को दोहराया। हाँ, क्षेत्रपाल ने कहा, ओरोबोरस का मानना था कि हर जीव में दिव्यता और दानवता दोनों के बीज होते हैं। यह अस्त्र सिर्फ उस बीज को एक विशाल वृक्ष में बदल देता है, और ज्यादातर आत्माएं दानवता का भार सहन नहीं कर पाती। इसे किसने बनाया? अनिका ने पूछा। एक दुश्मन ने। क्षेत्रपाल की आवाज में एक गहरी, सदियों पुरानी कड़वाहट थी। एक ऐसा दुश्मन जिसे हम बहुत पहले ही पराजित समझ चुके थे।
उरोबोरस की सभ्यता के दुश्मन। वे चेतना को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, वे उसे भ्रष्ट करना चाहते थे। ये उनका सबसे बड़ा हथियार था। अनिका अपनी जगह पर जम गई। ये खेल अब सिर्फ विदिशा का नहीं था, ये वर्धमान और शूरसेन का नहीं था। यह एक प्राचीन ब्रह्मांडीय युद्ध का हिस्सा था, और वह अनजाने में उस युद्ध के सबसे खतरनाक हथियार को लेकर घूम रही थी। और तुम इसे पहचानते हो? अनिका ने धीरे से कहा। क्षेत्रपाल ने अपनी आंखें खोली और उनमें एक ऐसी पीड़ा थी जो समय से भी पुरानी थी। मैंने इसे काम करते हुए देखा है, उसने कहा। बहुत पहले, एक ऐसी दुनिया पर जो अब नहीं है, खामोशी। अनिका को एहसास हुआ कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार फिर बिना किसी सूचना के बदल गया है। वह अब सिर्फ एक सीईओ नहीं थी, वह अब सिर्फ एक मध्यस्थ नहीं थी, वह एक ऐसे युद्ध की अग्रिम पंक्ति की सैनिक थी जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा और उस इंजेक्टर को अपनी गुप्त थैली में वापस रख दिया। उसका दिमाग अब शांत हो रहा था, एक नई खतरनाक चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तो मतलब वह एक सीईओ की तरह बोली जो अभी अभी एक बहुत ही बुरी क्वार्टरली रिपोर्ट सुनकर आया हो। हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ गया है, हमारे पास अब एक नया अनजाना कॉम्पिटिटर है, और हमारे पास एक ऐसा खतरनाक प्रोडक्ट है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है। वह क्षेत्रपाल की ओर घूमी और उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब दृढ़ संकल्प था। तो मिस्टर इन्वेस्टर, उसने कहा, अब बताइए, इस नई क्राइसिस के लिए हमारा अगला एक्शन प्लान क्या है? अनिका का सवाल उस खामोश प्राचीन कक्ष में गूंजता रहा। हमारा अगला एक्शन प्लान क्या है? यह एक सीईओ का सवाल था जो एक नई अप्रत्याशित बाजार चुनौती का सामना कर रहा हो। लेकिन क्षेत्रपाल कोई स्ट्रेटजी हेड नहीं था। वह एक थका हुआ, सदियों पुराना सैनिक था जिसने अपनी आंखों के सामने पूरी दुनिया को भस्म होते हुए देखा था। उसने अनिका को देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी पीड़ा भरी शांति थी जो किसी भी एक्शन प्लान से ज्यादा डरावनी थी। कोई एक्शन प्लान नहीं है अनिका, उसने धीरे से कहा, और पहली बार उसने उसका असली नाम लिया जो विक्रम के मुखौटे को पूरी तरह से चीर गया। जब तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जो तलवारों से नहीं बल्कि आत्मा से लड़ता है, तो कोई एक्शन प्लान नहीं होता, सिर्फ सतर्कता होती है। आयला, ये तो सीधा फिलॉसफी पर उतर आया, अनिका ने मन में सोचा। मैंने पूछा, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? और ये भाई साहब मुझे सीधा जीवन क्या है का लेक्चर दे रहे हैं। ये तो उस बॉस जैसा है जिससे तुम टारगेट पूछो और वह तुम्हें कंपनी का विजन डॉक्यूमेंट सुनाने लगे। वह दुश्मन। क्षेत्रपाल ने कहना जारी रखा। उसकी नजरें किसी दूर खोए हुए अतीत को देख रही थीं। हम उन्हें दूषक कहते थे। द कॉप्टर्स वे साम्राज्यों को जीतते नहीं थे, वे उन्हें भीतर से सड़ा देते थे। वे एक समाज की सबसे छोटी, सबसे गहरी दरारों को ढूंढते थे। एक राजनेता का अहंकार, एक व्यापारी का लालच, एक प्रेमी की ईर्ष्या, एक भक्त का अंधविश्वास, और फिर वे उस दरार में इस राग अस्त्र का जहर भर देते थे। वह जहर उस छोटी सी भावना को एक विकराल, अनियंत्रित राक्षस में बदल देता था। अहंकार पागलपन बन जाता था, लालच एक कभी न बुझने वाली आग, और प्रेम एक जानलेवा जुनून। और फिर वह समाज खुद को ही खा जाता था। गृह युद्ध, नरसंहार, पैरानोया। वे बाहर से हमला नहीं करते थे, वे बस इंतजार करते थे और हमें खुद को ही नष्ट करते हुए देखते थे। क्षेत्रपाल ने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली। मेरी दुनिया, मेरा घर, वह ऐसे ही समाप्त हुआ था। खामोशी। इस बार अनिका के दिमाग में कोई मजाक नहीं था, कोई कॉर्पोरेट एनालॉजी नहीं थी। उसे पहली बार इस खेल की, इस प्रोजेक्ट की असली भयानक गंभीरता का एहसास हुआ। ये विदिशा को बचाने के बारे में नहीं था, ये वर्धमान और शूरसेन के बीच शांति कराने के बारे में नहीं था। ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय महामारी को रोकने के बारे में था जो आत्माओं को खा जाती थी, और वह अनजाने में उस महामारी के सबसे खतरनाक वायरस को अपनी जेब में लेकर घूम रही थी। तो मैं क्या करूं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, और इस बार उसकी आवाज में सीईओ का अधिकार नहीं बल्कि एक डरे हुए इंसान की बेबसी थी।
वही करो जो तुम कर रही हो, क्षेत्रपाल ने कहा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी, लगभग पिता तुल्य गर्मजोशी आई। उरोबोरस ने तुम्हें एक कारण से चुना था, अनिका। तुम एक मध्यस्थ हो, तुम एक समस्या समाधान करता हो। तुम्हारा दिमाग भावनाओं से नहीं, तर्क से चलता है, और इस जहर का एकमात्र इलाज तर्क है। वह उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा एक्शन प्लान यह है, इस अस्त्र को सुरक्षित रखो, इसे नष्ट कर दो, या इसे ऐसी जगह छिपा दो जहां कोई इसे कभी न ढूंढ सके। ये तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। शांति स्थापित करो। वर्धमान का अहंकार, शूरसेन का क्रोध, ये ही वे दरारें हैं जिनका दूषक इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इन दरारों को भरना होगा। एक संयुक्त स्थिर विदिशा ही उनका सबसे बड़ा कवच है। सतर्क रहो, हर किसी पर नजर रखो। देखो कि किसकी महत्वाकांक्षा नियंत्रण से बाहर हो रही है। देखो कि किसका डर उसे अंधा बना रहा है। दूषक अभी यहां नहीं है, लेकिन वे हमेशा देख रहे होते हैं। अनिका ने उस लाल इंजेक्टर को अपनी थैली में महसूस किया। नष्ट कर दूं? कैसे? इसे माइक्रोवेव में डाल दूं या किसी नदी में फेंक दूं? उरोबोरस को इस खतरे का पता था। क्षेत्रपाल ने जैसे उसके विचारों को पढ़ लिया हो, कहा। उसने सिर्फ हथियार ही नहीं, ढाल भी बनाई थी। उसने कुछ और वस्तुएं छिपाई हैं, ऐसी वस्तुएं जो राग अस्त्र की ऊर्जा का पता लगा सकती हैं या उसे निष्क्रिय कर सकती है। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। और वस्तुएं, अनिका ने मन में सोचा। ग्रेट, ये तो एक ट्रेजर हंट भी है। मेरी जॉब प्रोफाइल तो हर घंटे बदल रही है। सीईओ, HR, हेड, नेगोशिएटर, और अब इंडियाना जोन्स। बस एक टोपी और चाबुक की कमी है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, अनिका, क्षेत्रपाल ने कहा, और अब तुम अकेली नहीं हो। यह कहकर उसने एक बार फिर उस अंधेरे में कदम रखा और एक परछाई की तरह गायब हो गया। अनिका उस खाली कक्ष में अकेली खड़ी रही, लेकिन इस बार उसका अकेलापन अलग था। यह एक सीईओ का अकेलापन नहीं था, यह एक सेनापति का अकेलापन था, जिसे अभी अभी पता चला हो कि उसका छोटा सा स्थानीय युद्ध एक विश्व युद्ध का पहला मोर्चा था। वह वापस परिषद की ओर लौट रही थी। रात अब खत्म हो रही थी और भोर की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं। लेकिन अनिका के लिए ये एक नई सुबह नहीं थी, ये एक लंबी, बहुत लंबी रात की शुरुआत थी। जब वह परिषद के द्वारों में दाखिल हुई तो उसने वर्धमान को अपने कुछ विद्वानों के साथ टहलते हुए देखा, जो शायद अपनी अगली राजनीतिक चाल की योजना बना रहे थे। उसने शूरसेन के कुछ सैनिकों को देखा, जिनकी आंखों में अब भी संदेह की आग थी। वह अब उन्हें सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के रूप में नहीं देख रही थी, वह उन्हें संभावित दरारों के रूप में देख रही थी, संभावित प्रवेश द्वारों के रूप में। उसने अपने चेहरे पर एक शांत, दृढ़ निश्चय का मुखौटा पहना। वह विक्रम सिन्हा थी, दिव्य ज्ञानी, मध्यस्थ, न्यास की अध्यक्ष, लेकिन अंदर से वह अनिका थी, ब्रह्मांडीय युद्ध की पहली सिपाही। और वह जानती थी कि उसकी पहली लड़ाई का मैदान कोई दूर का ग्रह नहीं, बल्कि विदिशा का वही दरबार, वही परिषद और वही इंसानी दिल थे, जो प्यार, नफरत, लालच और उम्मीद से भरे हुए थे। खेल का स्तर बदल चुका था और उसे किसी भी कीमत पर इस पहले राउंड को जीतना ही था।